हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंसुलेटर्स को। तो इंसुलेटर्स के अंदर हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे आपके स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो आज हम पहले देखेंगे कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके बाद हम उसको जो है स्ट्रिंग एफिशिएंसी को 100% करने के जो मेथड्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का एक तो आज का टॉपिक हो गया, और एक जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि किस तरह से जो आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी है उसको फाइंड आउट कैसे किया जाए। फॉर्मूला हम देख चुके हैं और जो भी टर्म्स हैं वो हम समझ चुके हैं कि क्या क्या इसके अंदर होता है। अब आगे की चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जो लास्ट टॉपिक था हमारा, इस तरह से हमने फिनिश किया था। हमने इसके बेनिफिट्स देखे थे। 100% अगर आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी हो जाती है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ से आज का जो पहला टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से हमें समझना है। तो कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब हम इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से वो किस तरह से पूछा जाएगा। बेसिकली आपसे आपको दो चीज़ें दी जाएंगी। एक तो आपसे के दिया जाएगा। अब ये के क्या है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो आपको ये बनाया था, यहाँ पे सिर्फ हमने देखा था क्या, वोल्टेज V1 V2 V3 के बारे में जाना था और V फेस के बारे में जाना था। अभी हमने इंसुलेटर को कैपेसिटेंस से रिप्लेस नहीं किया था। अब जो सर्किट हम बनाएंगे वहाँ पे हम इसको कैपेसिटेंस से रिप्लेस करेंगे और वहाँ पर एक टर्म आएगी के, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो आपको के गिवन होगा और आपको एक गिवन होगा V फेस, यानी कि टोटल वोल्टेज कितनी है, जो अपन पावर सप्लाई की वोल्टेज फेस वोल्टेज कितनी है वो आपको गिवन होगी। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ तो आपको होंगी गिवन। ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपसे पूछी जाएगी। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में क्या क्या आता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में आता है V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 VN डिवाइड बाई NVN इंटू 100। तो अब हमें क्या करना होगा, V1 V2 वगैरह को निकालना होगा, VN से डिवाइड करना होगा और 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि दो चीज़ें गिवन है और हमें एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी को निकालने के लिए फॉर्मूले में हमें V1 चाहिए, V2 चाहिए, इस तरह से VN को सारी वोल्टेज का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की हमें ज़रूरत होगी। तो होपफुली आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है। कि आपको क्वेश्चन में ओनली दिया जाएगा कितने फेस का पावर सप्लाई है, मतलब सॉरी कितनी फेस वोल्टेज की पावर सप्लाई है, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, के अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी होगी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए हमें पता होना चाहिए किसका, सब इंसुलेटर्स के अक्रॉस वोल्टेजेस का, यानी कि V1 का, V2 का, V3 का, इन सब का। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम बनाते हैं इसका एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि केबल में भी हमने यही किया था। जब भी कुछ भी नेटवर्किंग का कुछ फाइंड आउट करना होता है तो हम फिजिकल सर्किट को इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। तो फिजिकल सर्किट यहाँ पे हमने पहले देखा ही था। फिजिकल सर्किट आपका कैसा था, ये पोल था, ये क्रॉस आर्म थी, और ये क्या था, आपके इंसुलेटर्स थे। ये इसका फिजिकल सर्किट है और यहाँ पे आपके पास फेस वायर था। इस तरह का हमने लास्ट डायग्राम में भी देखा था। अब इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है, हमें पता है कि जो टावर है वो ग्राउंडेड है, तो हम पूरी स्ट्रक्चर को ग्राउंडेड कर देते हैं। अब जहाँ पे आपके इंसुलेटर कनेक्टेड हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे। ग्राउंडेड हैं, इसको हम इस तरह शो कर देते हैं। ये है स्ट्रक्चर जो ग्राउंडेड है। फिर यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के बारे में पता है कि क्या होती है, जस्ट एक कैपेसिटेंस होते हैं। तीन यहाँ पे अपने कैपेसिटेंस बन जाएंगे। तीन कैपेसिटेंस के बाद क्या होगा, फेस वायर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनका मेटल जॉइंट है। दो इंसुलेटर्स हैं, उनका आपस में एक बीच में क्या आ रहा है, मेटल जॉइंट आ रहा है। तो वो मेटल जॉइंट और अर्थ के बीच में भी एक कैपेसिटेंस बनेगा, वो हमें यहाँ शो करना होगा। क्योंकि अर्थ है और एक मेटल जॉइंट है, इनके बीच में भी क्या बन जाता है, अर्थ एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम काम करेगा और एक कैपेसिटेंस और बन जाएगा। तो ये दो कैपेसिटेंस यहाँ पर बन गए हैं। तो अब क्या किया हमने, कुल मिलाकर इसको हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो क्या है, इंसुलेटर का कैपेसिटेंस है, तो इसको तो हम CS से लिखेंगे। तो ये CS हो गया, ये भी CS हो गया। ये जो है ये किसका कैपेसिटेंस है, मेटल का अर्थ से कैपेसिटेंस है। मेटल यानी कि दिस, इसको हाईलाइट करके मैं आपको बताता हूँ, ये मेटल है और ये अर्थ है। तो इन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये इसको हम शो करेंगे CM से। सर्किट समझ में आया आपको। तो ये आपका सर्किट है। अब इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं हम CS क्या है, CS आपका हो जाएगा सेल्फ कैपेसिटेंस। CH इज
सेल्फ कैपेसिटेंस। सी एम क्या होगा यहाँ पे आपका, सी एम हो जाएगा मेटल टू अर्थ कैपेसिटेंस, मेटल टू अर्थ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे अगर हम इनको मैथमेटिकली देखें कि सी एम और सी एस क्या है, यानी कि फॉर्मूले से देखें तो क्या निकल के आएगा। सी एस क्या है, इंसुलेटर का है, कैपेसिटेंस है, तो क्या निकल क्या फॉर्मूला बनेगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ठीक है। उसके अलावा अगर हम सी एम की बात करेंगे तो मेटल टू अर्थ है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, एयर है, तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन आर को क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, 1, तो ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो सी एम आपने देख लिया, सी एस आपने देख लिया। तो अब इन दोनों में आप बताइए कौन किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सी एस की वैल्यू ज़्यादा होगी बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, सी एस इज़ ग्रेटर देन, सी एस इज़ ग्रेटर देन सी एम। और जब सी एस इज़ ग्रेटर देन सी एम आएगा तो यहाँ पे हम एक रेशो डिफाइन करते हैं के क्या बताएगा, बेसिकली सी एम डिवाइडेड बाई सी एस को। और के की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज अगर सी एम से ज़्यादा है तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आती है। तो ये के था जो मैं अभी बात कर रहा था कि क्वेश्चन में क्या गिवन होगा। बेसिकली के क्या बताता है, के तुलनात्मक कॉफिशिएंट है, यानी कि एक तरह से दो चीज़ों को तुलना करता है, किसकी, सेल्फ कैपेसिटेंस की, यानी कि जो इंसुलेटर जो आपकी डिस्क है उसका कैपेसिटेंस, और मेटल से अर्थ के कैपेसिटेंस में क्या रेशो है। और हम जानते हैं कि ये किसका डिवाइड है, सी एम बाई सी एस। बेसिकली क्या पता करने के लिए है कि आप के अगर गिवन है तो सी एम निकाल सकते हो, कैसे, सेल्फ कैपेसिटेंस को कैसे मल्टीप्लाई करके। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, हमें सी एस सी एम की रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो जाती है ये आपको मैथमेटिकली समझ में आ जाएगा। हमारा मकसद क्या है, हमें तो V1 V2 V3 सब फाइंड आउट करने हैं। अब V1 V2 V3 क्या है, इनको इंडिकेट कर सकते हैं हम। V1 क्या है, V1 है आपका फर्स्ट जो आपकी डिस्क है उसके बीच में, फिर देन है V2, और ये है आपका यहाँ पे V3 आ जाएगा। ठीक है। 3 इंसुलेटर रिंग है, तीनों का इनके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज होंगी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब इस सर्किट को सॉल्व करना है तो सिंपल जो आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, नोड्स दिख रहे हैं, तो नोड्स पे हम नोड इक्वेशन, करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसको सबसे इजी मेथड इसको सॉल्व करने का यही होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखिएगा, ये जो आपका ये हो गया आपका फर्स्ट सी एम। तो करंट को हम शो कर देते हैं नोड्स पे, जिससे हम इसकी इक्वेशन लिख सके। तो करंट को हम दिखाएंगे यहाँ पे, सपोज ये आपका तीसरा नंबर का है तो इसके करंट को I3 लिख देते हैं। यहाँ से जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल I2। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल I2। यहाँ पे जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल I1, और ये कितना हो जाएगा, स्मॉल I1। यानी कि मेटल टू अर्थ को स्मॉल से इंडिकेट कर दिया, इंसुलेटर वाले करंट को कैपिटल I से इंडिकेट कर दिया। ठीक है। अब इन नोड्स को हम एक नाम दे देते हैं, सपोज ये ए नोड है क्योंकि हमें इक्वेशन लिखनी है, और ये बी नोड है। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, पहले हम नोड ए पे इक्वेशन लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट नोड ए। नोड ए पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे I2 इज इक्वल टू कैपिटल I2 इज इक्वल टू कैपिटल I1 प्लस स्मॉल I1। ये करंट की इक्वेशन बन जाएगी। KCL सिंपली हमने यूज़ किया है, तो क्या बनेगा, I2 इज इक्वल टू I1 प्लस स्मॉल I1। अब I2 क्या है, I2 क्या होगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई ओमेगा सी एस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, I2 क्या हो जाएगा, सिंपल नेटवर्क है, V2 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा सी एस। अब I1 क्या होगा, V1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा सी एस। स्मॉल I1 क्या होगा, स्मॉल I1 यानी कि ये जो आपका करंट है इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, इस करंट यानी कि आपकी ये जो आपका इंसुलेटर था इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, V1, क्योंकि ये किस किस के बीच में है, इस मेटल के और इस अर्थ के। यानी कि ये जो वोल्टेज है वही किसके इक्वल हो जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम V1 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको हमने लिख दिया V1 ओमेगा सी एम। अब इसमें से ओमेगा कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, V2 सी एस इज इक्वल टू V1 सी एस प्लस V1 सी एम। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सी एस से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V1 इंटू सी एम बाई सी एस।
यही एक रीज़न है मैथमेटिकली हमें सी एम सी एस की अलग अलग वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें रेशो पता है तो हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वी वन प्लस वी वन इंटू के में। तो हम वी वन को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस के आपके पास आ जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई कि वी टू कैसे हमने निकाला है। तो आपने V2 को V1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी तरह से अगर सपोज मैं नोड, ये तो आपने लिखा है नोड ए पे इक्वेशन लिखी है, अब इसी तरह से अगर मैं नोड बी पे इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो क्या होगा, नोड बी पे इक्वेशन क्या आएगी, देखिएगा नोड बी पे इक्वेशन आपकी हो जाएगी, पहले हम फिगर पे चलते हैं वापस से, ये आपका फिगर था। तो नोड बी पे क्या बनेगा, आई कैपिटल आई थ्री इज इक्वल टू कैपिटल आई टू प्लस स्मॉल आई टू। तो यहाँ पे हमने अगेन लिख दिया कैपिटल आई थ्री इज इक्वल टू कैपिटल आई टू प्लस स्मॉल आई टू। अब कैपिटल आई थ्री क्या है, कैपिटल आई थ्री को अगर हम देखें तो क्या बनेगा, ये आपका वी थ्री ओमेगा सी एस इज इक्वल टू कैपिटल आई टू क्या बनेगा, ओमेगा सी एस इंटू वी टू प्लस स्मॉल आई टू की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट इसको समझना है। स्मॉल आई टू क्या है, स्मॉल आई टू है आपकी जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, जो आपकी इस पूरी वोल्टेज के इक्वल आ रही है, ये आपकी आ रही है। बिकॉज ये वोल्टेज कौन सी है, जो आपकी इसके अक्रॉस आएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कौन कितनी आएगी, जो आपकी इस मेटल से लेके अर्थ के बीच में आ रही है। तो कंप्लीट क्या हो जाएगी, वी वन प्लस वी टू। समझने वाली बात यही थी इसमें, बिकॉज अगर आप इस नोड से भी देखोगे तो आप इस नोड से वोल्टेज कितनी देखोगे, यहाँ से लेकर के कंप्लीट, तो एक ही बात है, ये वाली वोल्टेज और ये वोल्टेज, तो कितनी हो गई, वी वन प्लस वी टू। तो ये आपको बस समझना था, इससे आपका सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओमेगा सी एम वी वन प्लस वी टू। अगेन हम क्या करेंगे, ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, सी एस से डिवाइड कर देंगे, तो वी थ्री इज इक्वल टू वी टू प्लस वी वन प्लस वी टू मल्टीप्लाई बाई के हो जाएगा। ठीक है, इसको और अगर हम सॉल्व करके लिखना चाहें तो क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास बन गया, ये आपने V3 निकाल लिया, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्या कर सकते हैं हम, आपके पास दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो V1 क्या आया, V1 आपके पास आया, सॉरी V2 आपके पास कितना आया, V1 इंटू वन प्लस के। तो आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह की दो इक्वेशंस लिख लोगे। अब इन इक्वेशंस में अगर आप क्या कर सकते हो, आपको एक चीज़ और गिवन है, वी फेज, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 भी आपको गिवन है, कितना है, वी फेज है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप इन सब इक्वेशंस का सम करोगे, यानी कि V1 वन इंटू वन प्लस के, और V1 की वैल्यू अगर आप V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो V3 भी आपका किसकी फॉर्म में आ जाएगा, V1 की फॉर्म में आ जाएगा, और V2 भी आपको V1 की फॉर्म में पता है, और V1 पहले से है, तो यहाँ पे क्या होगा, V1 प्लस V2 जो कि V1 की फॉर्म में आपको पता चल चुका है, V3 जो वो आपको V1 की फॉर्म में पता चल चुका है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V फेस। तो इस इक्वेशन के थ्रू आप किसको फाइंड आउट कर लोगे, V1 को फाइंड आउट कर लोगे, और अगर V1 फाइंड आउट हो गया तो इस इक्वेशन से V2 निकल जाएगा, देन इस इक्वेशन से V3 निकल जाएगा, तो आपके पास V1 भी आ जाएगा, V2 भी आ जाएगा, V3 भी आ जाएगा। तो अब आप क्या निकाल सकते हो, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो कंसेप्ट आपको समझ में है, किस तरह से मैथमेटिकली यूज़ करना है, डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ जो आपको आगे क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए यूज़ होंगे। देखो अभी तो मैंने सिर्फ क्या बोला है आपको कि दो या तीन इंसुलेटर रिंग है, अगर चार होती तो कैसे निकालते, सेम कंसेप्ट है। चौथे नोड पे भी आप क्या लिख देते, तीसरे नोड पे भी आप एक KCL लिखते, फोर्थ नोड पे भी आप KCL लिखते, तो आपको सभी वोल्टेज में रिलेशन मिलते जाते। इन वोल्टेज के रिलेशन में एक सिमेट्रिसिटी है, उसको यूज़ करते हुए हम सारे रिलेशन विदाउट सॉल्व किए भी लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि V1 तो चलो आपको पहले से, सपोज V1 तो V1 ही है, अब V2 क्या हो सकता है, V2 को क्या लिख सकते हैं हम, V1 इंटू वन प्लस के, यही आया है। और इसी तरह V3 क्या है, V2 प्लस V1 प्लस V2 इंटू के, यही आया है। उसके अलावा अगर आप इसी तरह V4 लिखेंगे तो क्या आएगा, V3 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 इंटू के आएगा। अब आप कोई सा भी लिख सकते हो, अगर आपको सपोज V7 लिखना है तो क्या लिखोगे, V7 लिखना है तो V6 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 मल्टीप्लाई बाई के। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं। अब किसी भी इक्वेशन में अब कितनी भी रिंग हो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूल भी जाओ तो आप नेटवर्किंग के थ्रू उसको नोड इक्वेशन लिख के भी निकाल सकते हो। इस तरह के फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं। अब इन फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो कि सारे फॉर्मूलेज को V1 की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, अगर आप यहाँ से V2 की वैल्यू को उठा करके V3 में पुट कर दो तो V3 भी आपको किसकी फॉर्म में मिल जाएगा,
v1 के फंक्शन की फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप इससे जो वैल्यू आएगी उसको उठा के आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको v4 भी किसकी टर्म्स में मिल जाएगा, v1 की टर्म्स में मिल जाएगा। अब यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा उसको अगर आप इसमें उठा कर रख दोगे तो आपको जो v7 है वो भी किसकी फॉर्म में मिल जाएगा, v1 की फॉर्म में मिल जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, फिर आप सभी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए सबका जो सम है यानी कि v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 v एन को v फेस के इक्वल लिख सकते हो। तो ये सारी इक्वेशंस के थ्रू आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। और अगर v1 की वैल्यू आपको मिल जाती है तो आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, v2 v3 v4 v7। तो इसको भी हमने क्या किया है, जनरलाइज कर दिया। आपको अब सारे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका है कि हम सबको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, वो एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको भी लिख लीजिएगा आप। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये टेबल याद रखनी है, v1 1, v2 v3 v4 v5 तक हम देख लेते हैं, मोस्टली यहीं तक आपसे पूछेगा, ठीक है। और ज़्यादा पूछ लेता है तो आप सिंपल इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको अब तो बहुत सारे रास्ते हो गए आपको। एक तो रास्ता क्या है, सबसे लेंथी रास्ता क्या है, आप पूरा सॉल्व करें, इस तरह से इक्वेशंस लिखें। दूसरा रास्ता क्या है कि आपको पता है इक्वेशन में एक सिमेट्रिसिटी है, उसको यूज़ करते हुए ये सारी इक्वेशन लिखें, फिर ये सब फाइंड आउट करें, देन आप सब चौथी इक्वेशन को यूज़ करते हुए आंसर निकाल सकते हो। और यही फॉर्मूला आपको, यही तरीका आपको ज़्यादातर यूज़ भी होगा, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा एक दो न्यूमेरिकल्स के ऊपर। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, आपको डायरेक्टली आपको इक्वेशंस आपके सामने होंगी, सिर्फ आपको सॉल्व करना होगा। कैसे, देखिए इसमें क्या करना है, आपको जितने भी आपके पास जैसे v2 है v3 है तो आपको सब पे फर्स्ट लाइन तो 1 1 1 कर देनी है। एक शॉर्ट ट्रिक है, एक याद करने का एक तरीका मान लीजिए। उसके अलावा अगर 2 है तो ये k तक जाएगा, 3 है तो ये k स्क्वायर तक जाएगा यानी कि k और k स्क्वायर, 4 है तो ये k क्यूब तक जाएगा यानी कि k स्क्वायर k क्यूब, ये 5 है तो कहाँ तक जाएगा, k4 तक जाएगा यानी कि k स्क्वायर k क्यूब एंड k4। लास्ट वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनमें कोई कॉफिशिएंट नहीं लगेगा, एज इट इज़ रहेंगी। ये जो बीच में जो टर्म्स आ रही है इन पे कॉफिशिएंट लगता है, वो कैसे निकाला जाएगा देखिए। आपको कुछ नहीं करना है, अगर इसके लिए कॉफिशिएंट निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, इन सब का सम कर लीजिएगा। 1 1 और 1 कितने हो गए, ये आप देखिए मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ 1 1 के कितने हो गए 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। उसी तरह से अगर आप इसमें निकालना है आपको तो क्या करोगे आप, अब आप सम क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का सम करोगे तो कितना आएगा 3 और 3 6, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये निकालना है तो आप कहाँ से कहाँ तक का सम करोगे, आप यहाँ से यहाँ तक का सम करोगे तो कितना आएगा 4 और 6 10 10 के। अब आपको k स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, लास्ट टर्म मैंने बताई थी कि इसमें कोई कॉफिशिएंट नहीं लगता है। अगर आपको अब k स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है तो क्या करेंगे हम, तो आपको अब इन सब का सम करना है। तो ये कितने हो गए 1 3 4 और 1 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर आपको k स्क्वायर यहाँ पे इस k स्क्वायर का निकालना है तो आप क्या करोगे, अगेन इसको यहाँ तक लेकर के आओगे तो क्या आएगा 6 और 3 9 और 1 10 और 5 15 आ जाएगा। अगर आपको इसका मल्टीपल निकालना है तो क्या करोगे आप, अब इन सबका सम करोगे तो 1 और 5 6 और 1 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ये इस तरह से टेबल बनाई जा सकती है कंप्लीट। अब इस टेबल का क्या यूज़ होगा, सपोज आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके पास 3 इंसुलेटर रिंग है, तो अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको k गिवन है और v फेस गिवन है, दोनों चीज़ गिवन है। अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली क्या लिखोगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 किसके इक्वल है, v फेस के इक्वल है, ये तो आपको पहले ही पता है। अब v1 v2 v3 को आप किसके टर्म्स में लिख सकते हो, v1 तो v1 की जगह v1 आ जाएगा। v2 को क्या कर सकते हो आप, v2 क्या है, v2 इज इक्वल टू 1 प्लस के आ रहा है तो यानी कि v1 इंटू 1 प्लस के, समझ गए। तो v1 v2 की जगह क्या आ जाएगा, v1 इंटू 1 प्लस के। उसी तरह से अगर आपको v3 लिखना है तो v3 में क्या लिखोगे आप, v3 में आपके पास आ जाएगा, v3 की इक्वेशन क्या है 1 3 के और k स्क्वायर, यानी कि v3 क्या होगा v1 इंटू 1 प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर। तो आप एज इट इज इसको लिख दोगे v1 इंटू 1 प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा v फेस। ये इक्वेशन आपने डायरेक्टली बना लिया, आपको कोई सर्किट सॉल्व नहीं करना पड़ा। अब आपको k की वैल्यू पता है और v फेस की वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा v1 आ जाएगा। और अगर आपको v1 पता चल गया तो यहाँ से आपको v2 पता चल जाएगा, यहाँ से आपको v3 पता चल जाएगा। फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्या, ये वाला फॉर्मूला 3 इंटू v3 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी भी मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है जिससे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी। इसके ऊपर क्वेश्चन है जो हम सेगमेंट 1 के ख़त्म होते ही
सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से हम जो आपके इंसुलेटर्स हैं उसमें जो इंसुलेटर में जो आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी आती है उसको 100% कैसे कर सकते हैं उसके तरीकों की बात करते हैं। तो उसमें भी आपके सिंपली दो मेथड आएंगे, उनको हम चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक हो गया मेथड ऑफ इम्प्रूविंग मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा। फर्स्ट मेथड की पहले हम बात करेंगे। फर्स्ट मेथड में क्या किया जाता है, लेंथ ऑफ द क्रॉस आर्म को अगर हम बढ़ा देते हैं, लेंथ ऑफ द क्रॉस आर्म यानी कि जो आपकी डी है, अगर इसको हम इंक्रीज कर दें तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए ये आपका टावर था, ये क्या थी, इंसुलेटर रिंग थी। ठीक है, ये आपका फेस था। प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, नेटवर्किंग के थ्रू अगर हम देखें प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ पे एक और कैपेसिटेंस बन रहा था, यहाँ पे भी एक और कैपेसिटेंस बन रहा था। तो इस कैपेसिटेंस की वजह से जो सारा करंट आपका यहाँ पे जाना चाहिए था ऊपर, वो कुछ करंट यहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है। तो हमें ये करंट को क्या करना है, डाइवर्ट होने से रोकना है। प्रॉब्लम सारी यही है, ये जो करंट एंटर कर रहा है ना मेटल टू अर्थ, जो आपका कैपेसिटेंस है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको मैथमेटिकल भी हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने देखा है कि जो आपका V2 क्या आता है, V2 आपका इक्वेशन आपने अभी V2 की निकाली है, V2 आपका क्या आया था, V1 इंटू 1+K। इस तरह से V3 आपका क्या आया था, V3 आपने अभी निकाला है, V3 आपका आया था जो आपका है, अगर हम कंप्लीट इक्वेशन की फॉर्म में लिखे तो V1 मल्टीप्लाई बाई 1+3K प्लस के स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V2 प्लस V1 प्लस V2 इंटू के। ये दोनों फॉर्मूले हमने अभी देखे हैं। तो ये आपका किसको बता रहे हैं, V3 को बता रहे हैं। तो इन सब में हमें क्या करना है, हम तो ये चाह रहे हैं कि आपकी V2 भी इक्वल हो किसके, V1 के, क्योंकि हम क्या चाहते हैं 100% चाह रहे हैं। तो हमारा टास्क तो क्या है कि V2 V1 के इक्वल हो और ये V3 के इक्वल हो। ये तीनों के इक्वल होने में कौन अड़चन पैदा कर रहा है, ये K की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो K क्या होता है, K आपका है CM/CS। तो अगर हम K को कम करें, यानी कि अगर हम CM को कम करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और CM कैसे कम हो सकता है, CM क्या है, एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि D आपकी क्या है, ये लेंथ ही तो है, और यही आपका कैपेसिटेंस में दोनों मेटल के बीच में डिस्टेंस है, वही D होती है कैपेसिटेंस में। तो अगर आप D को किसी वजह से इंक्रीज कर देते हो तो आपका CM क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेंथ ऑफ द क्रॉस आर्म अगर हम इंक्रीज कर दें, यानी कि जो प्रॉब्लम ये पूरा मेटल टू अर्थ कैपेसिटेंस क्रिएट कर रहा है, इस प्रॉब्लम की जड़ यही है। तो हम इस कैपेसिटेंस को अगर कम कर देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा मैंने आपको मैथमेटिकल भी ये बता दिया है कि K की वजह से ही तो इक्वेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज तो V1 V2 V3 क्या होते, इक्वल होते। तो हम K को ही क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो इस मेथड को हम अच्छे से एक बार नोट कर लेते हैं। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, नोट्स बनाओगे जब, कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो सकती है। आप जानते हो CM क्या है, एप्सिलॉन नॉट A/D है। D क्या है, क्रॉस आर्म की लेंथ है। अगर हम D को इंक्रीज करते हैं तो CM क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कम होने से क्या होगा, K की वैल्यू कम होगी, बिकॉज K इज इक्वल टू CM/CS। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आप इस मेथड को समझ जाओगे। बट इस मेथड की एक लिमिटेशंस है। आप ऐसा नहीं है कि आप क्रॉस आर्म की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, ऐसा नहीं कर सकते हो। इसकी भी एक लिमिटेशंस है, कुछ सर्टेन वैल्यू तक ही आप क्रॉस आर्म की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो लिमिटेशंस हो गई मेथड की। तो लिमिटेशंस हम लिख सकते हैं, इम्प्रूव टू ए सर्टेन वैल्यू तक ही ये इम्प्रूव कर पाएगा, क्योंकि आप K की वैल्यू को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ K की वैल्यू तो रहेगी ही। तो इम्प्रूव टू ए सर्टेन वैल्यू, ये एग्जाम में आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, एज ए थियोटिकल पूछा जाएगा। बट जो सेकंड मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, एक फॉर्मूला भी आपके पास आएगा, वो पूछा जा सकता है। तो वो ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको, जब हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताई थी, दो चीज़ें, आर्किंग हॉर्न और ग्रेडिंग रिंग, या फिर गार्ड रिंग उसको बोल दीजिए। तो उसकी आज हम एप्लीकेशन समझेंगे क्या है। तो इस मेथड का नाम क्या है, गार्ड रिंग और ग्रेडिंग रिंग। अभी कैसे काम करती है पहले हम नोट करेंगे, फिर समझेंगे। इट गिव्स ए कैपेसिटेंस, it gives a capacitance which will cancel
cancel the charging current of ground. प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ये क्रॉस आर्म था, यहाँ पे आपके कंडक्टर वो इंसुलेटर्स थे, सपोज ये इंसुलेटर्स हैं, ये आपके पास फेस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्या बने हुए थे, मेटल लिंक्स बने हुए थे। मेटल लिंक्स की वजह से क्या हो रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जब हम इसको नोड पे सॉल्व करते हैं, अगर ये जो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है वो ऊपर वाले करंट के इक्वल हो, यानी कि सपोज हम यहाँ पे हमें पता है कि ये जो करंट जा रहा है वो तो कितना है, I3 है, यहाँ से जा रहा है वो कितना है, स्मॉल I2, और यहाँ पे जा रहा है वो कैपिटल I2। इक्वेशन क्या बन रही थी, I3 इज इक्वल टू I2 प्लस कैपिटल I2। अगर हम किसी वजह से I2 को बैलेंस कर देते हैं, यानी कि I2 की वजह से ही तो सारा मामला ख़राब हो रहा है, अगर I2 ना होता स्मॉल I2 तो आपका डायरेक्टली I3 इज इक्वल टू I2 होता, तो आपका V3 इज इक्वल टू क्या हो जाता, V2 हो जाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। बट ऐसा नहीं हुआ, I2 करंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, और I2 करंट क्या है, ये आपका चार्जिंग करंट है। तो इस चार्जिंग करंट को जो है गार्ड रिंग क्या करती है, कैपेसिटेंस प्रोवाइड कराती है, वो कैपेसिटेंस क्या करता है, इस चार्जिंग करंट को कैंसिल कर देता है। ये चार्जिंग करंट ऑफ ग्राउंड है, चार्जिंग करंट ऑफ ग्राउंड इसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो कंसेप्ट समझ में आया। अब इस कंसेप्ट को हम एप्लीकेबल करके देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो अब इसको हम अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से सर्किट बनाते हैं इसका, ठीक है। ये सर्किट हो गया। अब यहाँ पे किया जाता है, 3 इंसुलेटर हैं, सपोज ये इंसुलेटर्स थे जिनको हमने नेटवर्क में एज ए कैपेसिटेंस शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ और कैपेसिटेंस बन रहे थे जो आपके मेटल टू अर्थ थे, उनको भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया। होगा क्या यहाँ पे, गार्ड रिंग की वजह से, गार्ड रिंग होती क्या है, गार्ड रिंग इस तरह की एक, जैसे आर्किंग हॉर्न दिखाया था मैंने आपको फिगर में, उसी तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में कैसी होती है, ये इस तरह की होती है, यानी कि आपका सपोज ये रिंग इंसुलेटर्स की रिंग है, उसमें इस तरह से निकलेगी और पीछे की तरफ जाती है और एक गैप इनके बीच में होता है, ठीक है। इसी तरह का हमने आर्किंग हॉर्न देखा था। आर्किंग हॉर्न क्या होता है, इंसुलेटर्स के ऊपर होता है, वो भी इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे आपको नेटवर्क में इसको शो करना था, इसकी एप्लीकेशंस को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बनाती है, ये क्या है, आपकी गार्ड रिंग है। गार्ड रिंग बोल दीजिए, कुछ रेफरेंस बुक्स इसको बोलती हैं ग्रेडिंग रिंग्स। तो ये ग्रेडिंग रिंग क्या बनाएगी, कैपेसिटेंस प्रोवाइड करती हैं। कैसा कैपेसिटेंस, इस तरह से हम इस कैपेसिटेंस को बना सकते हैं, Cx और Cy, अगर हम इसको हम लिख देते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे कैपेसिटेंस आ गया। ये कैपेसिटेंस किसकी वजह से आया है, ये कैपेसिटेंस आया है आपका गार्ड रिंग की वजह से। इसको हम बोल देते हैं, ये आपका एक लिंक है, मेटल का लिंक है, तो ये आपका हो जाता है लिंक 1, लिंक 1 बोल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा लिंक 2, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसी लाइन है हमने लिखवाई है उसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इट गिव्स ए कैपेसिटेंस विच विल कैंसिल द चार्जिंग करंट ऑफ ग्राउंड, यानी कि प्रॉब्लम क्या थी, जो यहाँ पे करंट एंटर कर रहा था उस करंट को बैलेंस कर दिया जाता है। कैसे, यहाँ से जो करंट एंटर कर रहा है दैट इज I3, यहाँ पे जाएगा वो I2, इसी तरह से यहाँ पे जा रहा है कैपिटल I2, ये कितना हो जाएगा I1, अगेन यहाँ पे जाएगा वो कितना हो जाएगा कैपिटल I1। तो प्रॉब्लम क्या है, ये चार्जिंग करंट, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे किया जा सकता है, अगर यहाँ से कोई करंट एंटर करे जिसको मैं Ix बोल देता हूँ, और यहाँ से भी कोई करंट एंटर करे Iy, यानी कि एक और कैपेसिटेंस बनाया उससे भी एक करंट एंटर कर रहा है Ix और Iy। अगर वो करंट Ix किसके इक्वल हो जाएगा, I1 के, और Iy किसके इक्वल हो जाएगा, I2 के, तो अब आपको इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अब अगर आप इस नोड पे इक्वेशन लिखते हो, सपोज इस नोड पे इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, I3 प्लस जो आने वाले नोड है Iy इज इक्वल टू जाने वाले नोड I2 प्लस स्मॉल I2। और हमें पता है कि अगर Iy और I2 इक्वल हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो I3 क्या हो जाएगा, I2 के इक्वल जाएगा। तो हमें 100% एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉमिसिंग मेथड है, अच्छा मेथड है। बस हमें अब करना क्या है कि इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करना है। इन दोनों कंडीशंस को अगर फॉलो करते हैं और तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V3 होगा। अगर ये सब कंडीशंस यूज़ की जाती हैं तो ये रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। तो इन सब के लिए जो एक कैपेसिटेंस है Cx और Cy, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आपको डिज़ाइनर को यही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें Cx Cy की वैल्यू ऐसी चाहिए कि जिससे क्या हो जाए, ये दोनों चीज़ें इक्वेशन फॉलो करने लग जाएं। और अगर ये इक्वेशन फॉलो करने लग गई तो आपको पता है अभी V1 V2 V3 इक्वल हो जाएगा। हमने अभी देखा है, कहाँ पर, यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो सारा प्रॉब्लम समझ में आ गई, सॉल्यूशन समझ में आ गया।
अब हमें पता चल चुका कि सी एक्स और सी वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो सी एक्स और सी वाई की वैल्यू निकालने का ही एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपने समझा कि एक्चुअल प्रॉब्लम भी यही है और एग्जाम में भी यही पूछा जाता है कि आपको सब चीज़ें गिवन होंगी और सी एक्स सी वाई की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। देखिए, अब हम इसको पहले डिराइव करते हैं, फिर हम इसका डायरेक्टली आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे आपको कोई प्रॉब्लम, हमेशा सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा, फिगर आपने बना ही लिया था। हमने क्या देखा यहाँ पे कि इफ़ अगर i1 इज इक्वल टू आई एक्स हो जाए एंड i2 इज इक्वल टू आई वाई हो जाए, तो क्या रिजल्ट मिलेंगे हमें? तो हमारे v1 इक्वल टू वी टू इक्वल टू क्या हो जाएंगे? v3 हो जाएंगे। ये हमको पता है, ये तीनों इक्वेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। अब पहले हम यूज़ करते हैं फर्स्ट के लिए, फॉर i1 इज इक्वल टू आई एक्स। फॉर i1 इज इक्वल टू आई एक्स क्या होगा? i1 क्या है? देखिए अगेन हम फिगर पे जाते हैं। i1 क्या है आपका? ये वाला करंट है, हाईलाइट करके देखते हैं। i1 ये वाला करंट है, तो ये करंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? हमें पता है इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है? cm। तो ये क्या हो जाएगा? v1 इंटू ओमेगा cm, और cx क्या हो जाएगा? cx क्या है? इस ये जो आपका करंट हम इक्वल क्या कर रहे हैं? i1 इज इक्वल टू आई एक्स, तो आई एक्स करंट किसके इक्वल होगा? इस दोनों लिंक्स के बीच में कितनी वोल्टेज आ रही है और ये कैपेसिटेंस कितना है, तो कितना करंट बोल सकते हैं हम इस फिगर में? अगर आई एक्स को देखें तो क्या आएगा? पहले हम क्या लिखना है? इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस क्या है? सी एक्स है, मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा से, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बन जाएगा, इम्पिडेंस हो जाएगा इसका। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है। अब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी? इसके अक्रॉस आएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज, और ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है आपका? यहाँ पे जा रहा है। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी? V2 प्लस V3। जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज है एक्चुअल में, वो पूरी कहाँ पे आएगी? इस मेटल जो आपका ये सी एक्स है इसके अक्रॉस आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई V2 प्लस V3। जैसे आपका ये वाला अगर लिंक पूछा जाएगा i2 स्मॉल i2 करंट वाला, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगी? V1 प्लस V2, यानी कि ये जितनी भी वोल्टेज आ रही है ये वाली पूरी वोल्टेज आपकी इसके अक्रॉस आ जाएगी। अगर इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए आई वाई वाला कैपेसिटेंस है जो सी वाई है, उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी, तो वो कितनी आएगी? इस लिंक से लेकर के यहाँ तक की वोल्टेज, तो ये कितनी है? V3 है। तो अब आपको सारा समझ में आ गया, अब मैं डायरेक्टली नोट कर सकता हूँ। i1 इज इक्वल टू आई एक्स से क्या होगा? v1 ओमेगा cm इज इक्वल टू, ये क्या आया? v2 प्लस v3 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा सी एक्स। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और हमें पता है कि v2, अगर आप इस कंडीशन को यूज़ करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? v1 v2 v3 सेम आएंगे, तो उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 cm इज इक्वल टू v2 v3 को भी हम v1 के इक्वल मान सकते हैं, तो 2v1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ओमेगा सी एक्स। ओमेगा कैंसिल पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पे आपका v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम सी एक्स की वैल्यू क्या बोल देंगे? cm बाई 2 बोल देंगे। ठीक है, सेम पैटर्न पे अगर हम दूसरा केस देखें फॉर i2, अब इसी तरह से हम निकाल सकते हैं सेकंड लिंक के लिए। सेकंड लिंक क्या होगा? i2 इज इक्वल टू आई वाई, और ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या काम हो गया? पहले तो हम यहाँ पे हम सेकंड के लिए निकाल के देखेंगे सी वाई की वैल्यू क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक की, और देन हम देखेंगे कि किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स एक्चुअल में कब डिस्कस करेंगे हम? सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा तब। सो थैंक यू।